नाज़रीन, हिजबुल्लाह के बाद अब यमन भी मैदान में उतर गया है और यमन ने हमलों का एक नया सिलसिला शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह की तरह यमन ने भी नए फेज़ का ऐलान कर दिया है और नए फेज़ की जो एग्जीक्यूशन है उसका भी आगाज़ कर दिया है। दूसरी तरफ अरेबियन सी के अंदर कुछ और गैर मुतवक्का और गैर मामूली इस वक्त डेवलपमेंट हुई है। अरेबियन सी के अंदर रूस के जंगी बेड़े पहुंच गए हैं। बहुत आपको पता है कि हम हसास वक्त से गुजर रहे हैं, बड़ी नाजुक टाइमिंग है। ईरान के ऊपर हमला होने जा रहा है और ईरान के साहिलों से कुछ किलोमीटर के फासले के ऊपर रूस के जंगी बेड़े पहुंच गए हैं और रूस ने बताया यह है कि वो तो यहां पर सिर्फ जंगी मशक़ें करने के लिए आए हैं। यहीं पर करीब करीब अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और अमेरिकी जंगी बेड़े भी डिप्लॉयड हैं और वहां पर अब रूस के जंगी बेड़े पहुंच रहे हैं। तो इस बारे में बात करेंगे। हिजबुल्लाह के जो ड्रोन्स हैं वो इसराइल के लिए सबसे बड़ा दर्द-ए-सर बन चुके हैं और हिजबुल्लाह के ड्रोन्स की वजह से अब तो एक तरफ तमाम इजरायली हाई ऑफिशियल्स निशाने के ऊपर हैं और दूसरी तरफ जो कैजुअलिटीज के नंबर्स हैं वो हैरान कुन सतह के ऊपर अनप्रेसिडेंटेड लेवल के ऊपर जो है ना कई गुना हो चुके हैं। यानी अगर पहले जहां पर 2 सेटलर्स हलाक हो रहे थे अब 10 हो रहे हैं। इस हद तक जो है वो तादाद बढ़ गई है। तो ये क्या इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। गजा में नए हमले किए गए हैं मज़ामती तहरीक की जानिब से, वहां पर एक भरपूर लड़ाई जारी है, उस बारे में बात करेंगे। इसराइल की जानिब से थर्ड सिस्टम का एक और जो बैटरीज हैं वो मंगवाने का उन्होंने कहा है अमेरिका को कि जो पहले डिप्लॉय किया वो कह रहे हैं ये कम है, जो पहले डिप्लॉय किया वो कह रहे हैं ये नाकाफ़ी है, अब मज़ीद थर्ड सिस्टम की जो बैटरीज हैं वो यहाँ पर भेजी जाएं। साथ ही नाज़रीन जो उर्दुगान के साथ ईरानी फॉरेन मिनिस्टर की बात हुई है, टाइम हुआ तो उस पर बात करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आगाज़ हम करते हैं ज़रा यमन की एक्टिविटीज़ इस वक्त क्या हो रही हैं, यमन इस वक्त क्या कर रहा है और यमन पर B-2 बॉम्बर्स के साथ हमला हुआ। जदीद तरीन जो उनकी एयरफोर्स की ताकत है उसके साथ, जिसको स्पेशली न्यूक्लियर गिराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और यही वो हथियार है जिसके साथ जो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं 300 मीटर नीचे तक, उनको भी यही B-2 बॉम्बर दुनिया का वाहिद हथियार है जो निशाना बना सकता है। तो मतलब ये एक इस अंदाज से दुनिया ने देखा कि 1 साल तक सीज फायर के वादे करके अमेरिका ने बिलाखिर B-2 बॉम्बर्स यानी जो उनकी सबसे बड़ी एक अलामत समझे जाते हैं पार की, वो उतार दिए और वो भी मुफले साल यमनियों के खिलाफ जो सिर्फ सीज फायर डिमांड कर रहे हैं। तो बहरहाल यमन ने कहा कि हम इसका भरपूर रिस्पांस देंगे और यमन ने जनाब हमले करना शुरू कर दिए और यमन ने लॉन्ग रेंज के अंदर अरेबियन सी के अंदर जनाब टैंकर्स को निशाना बनाया गया है। जरा देखिए, मेगालोपोलिस टारगेटेड इन अरेबियन सी फॉर वायलेटिंग बैन। अब ये रेड सी के अंदर नहीं हुआ, लॉन्ग रेंज के अंदर यमन ने हमलों का आगाज कर दिया। यमन ने बिल्कुल कहा था कि इसका रिस्पॉन्स आएगा तो एक नए फेज का, मतलब रेड सी से निकलकर अरेबियन सी के अंदर अब यमनी हमले पहुंच चुके हैं। तो एक तो डेवलपमेंट यहां पर ये हुई है। दूसरा, अरेबियन सी के अंदर कुछ और भी हो रहा है जिसके ऊपर अब दुनिया की अचानक नजरें लगी हैं क्योंकि कुछ ही घंटे पहले वहां से ये खबर सामने आई है कि वहां पर यह सिलसिला शुरू हो गया और वो ये है कि ईरान, रशिया और ओमान इनकी जंगी मशकें शुरू हो गई हैं। अचानक से जंगी मशकें वहां पर शुरू हो गई हैं। टाइमिंग जो है ना उस वजह से ये बहुत आम है। वैसे ईरान और रूस की से पहले भी जंगी मशकें हुई हैं लेकिन जिस टाइम के ऊपर ये हो रही हैं इसकी तरफ तवज्जो ज्यादा हो गई है। जब अमेरिका के बहुत बड़े मिलिट्री एसेट्स यहां पर मिडिल ईस्ट पहुंच रहे हैं, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स यहां पर मौजूद हैं, कई जंगी बेड़े यहां पर मौजूद हैं, 43,000 उनकी फोर्स मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद है और इसराइल के अंदर उनकी अलग से जो फौज है वो कम्बैट पोजीशन के अंदर आ चुकी है, यानी एक्सटेंसिव मिलिट्री उनका ऑपरेटर्स यहां पर पहुंच चुका है। और अब इसराइल किसी भी लम्हे, हम परमानेंट हाई अलर्ट के ऊपर जा रहे हैं, किसी भी लम्हे इसराइल ईरान के ऊपर हमला कर सकता है और जो असेसमेंट है वो ये है कि ब्रिक्स की मीटिंग से पहले ये हमला हो सकता है, ज्यादा चांसेस है और ब्रिक्स की मीटिंग 22 को होने जा रही है। मतलब बहुत क्रूशियल टाइम है। तो इस क्रूशियल टाइम के अंदर रूस के जंगी बेड़े पहुंच गए हैं अरेबियन सी के अंदर, कुछ ही किलोमीटर के फासले के ऊपर वो ईरानी साहिलों से है और आबनाए हुर्मज से कुछ फासले के ऊपर। और आबनाए हुर्मज जहां पर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉय और उनके जंगी बेड़े यहां पर डिप्लॉय, और ये वो चोक पॉइंट है दुनिया का जो दुनिया की इकोनॉमी को क्रैश कर सकता है, दुनिया के लिए ऑयल को बंद कर सकता है और जब ये जंग फैलेगी तो इसने बंद होना ही होना है। और अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर उनके जंगी बेड़े यहां पर इसलिए खड़े हैं कि ईरान को वो ये बंद नहीं करने देंगे। तो अब रूस के जंगी बेड़े वहां पर पहुंच गए हैं। तो बात यह है कि अगर
अगले 72 घंटों के अंदर अटैक हुआ तो रूस के जंगी बेड़े यहीं पर खड़े होंगे, और जैसे ईरान कह रहा है कि वो इमीडिएट रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है, और आगे से अमेरिका कह रहा है कि वो ईरान के ऊपर हमला करेगा, तो फिर रूस यहीं पर होगा। रूस की फौज शाम में बैठी हुई है और रूस के जंगी बेड़े यहीं पर जनाब घूम रहे होंगे। तो इस तनाजुर में ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, और देखते हैं कि क्या अगले 72 घंटों के अंदर हमला होता है। और रशिया ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दिया, क्योंकि जो स्टेटमेंट जारी हुई है, ईरान, रशिया एंड ओमान कंडक्ट ज्वाइंट नेवल ड्रिल्स, और उन्होंने कहा यह कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए है एंड एक्सपैंड मल्टीलेटरल कॉपरेशन, ये एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम यहां पर ये कर रहे हैं, और इसके साथ साथ हम बाकी रीजन को भी सिक्योरिटी देंगे। और वैसे अमेरिका ये कहता है कि सारी जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है वो अमेरिका कहता है कि उसके जिम्मेदार हम हैं, और ईरान और रशिया ये कह रहे हैं कि नहीं, यहां पर अब सिक्योरिटी हम देंगे। और जो ओमान दरमियान में है तो वो फिर बस ऐसे ये ना लगे कि अच्छा ये ईरान और रशिया क्यों रहे हैं, जो मैसेज उन्होंने देना है वो तो दे लिया है बाकी के लिए कि देखो ये तो हम नॉर्मल सी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, देखो ओमान भी है और ये ऐसा ही, लेकिन जो मैसेज उन्होंने कन्वे करना है वो यहां पर कर दिया गया है। आगे नाज़रीन चले तो हिजबुल्लाह के हमलों के हवाले से क्या तफसीलात आ रही हैं। नए फेज का आगाज हो चुका है, ताबड़तोड़ हमले, न्यू स्ट्राइकिंग ड्रोन्स, क्वालिटेटिव मिसाइल्स और रॉकेट्स वो हिजबुल्लाह की जानिब से मैदान में उतार दिए गए हैं और बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। अब नाज़रीन जो सबसे ज्यादा डैमेज पहुंचाया जा रहा है इसराइल को वो इन ड्रोन्स के जरिए है, और अब मगरबी मीडिया के अंदर बहुत सारी रिपोर्ट्स भी छप रही हैं कि ये ड्रोन्स ही जंग का किस तरह से नक्शा बदल रहे हैं, जंग का पांसा पलट रहे हैं ये ड्रोन्स। तो वो तफसीली रिपोर्ट और स्पेशल रिपोर्ट भी आपके सामने रखेंगे। देखिए एक बात ये समझे कि जो तवील मुद्दती जंग होती है ना, एक तो जंगें होती है ना 6 दिन की, 10 दिन की, 20 दिन, वो अलग, उसके डायनामिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन जब आप तवील मुद्दती जंग लड़ रहे होते हैं तो फिर कौन सा फरीक कब अपना कौन सा हथियार इंट्रोड्यूस करवाता है वो बहुत मानी खेज होता है। यानी रूस और यूक्रेन की जंग में क्या सारा हथियार रूस ने इस्तेमाल कर लिया? ऐसा तो नहीं हुआ। तो हिजबुल्लाह ने ये जो ड्रोन्स इस्तेमाल करने शुरू किए हैं, तो क्या ये ड्रोन्स अब उनके पास पहुंचे हैं? ऐसा तो नहीं है, ये ड्रोन्स उनके पास पहले से मौजूद हैं और वो इनकी एक्सरसाइजेस भी कर चुके हैं इन पिछले सालों के अंदर कि इन ड्रोन्स को इस्तेमाल किस तरह से करना है। तो फिर उन्होंने पहले इस्तेमाल क्यों नहीं किए, आज वो इनको इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक पहलू है इस जंग को समझने के लिए कि जब हिजबुल्लाह ये जानती है कि ये कई सालों के ऊपर मुबनी ये जंग हो सकती है, तो कौन सा हथियार वो कब लेकर आ रहे हैं और उससे क्या इंपैक्ट क्रिएट करके उनकी अचीवमेंट और उनके गोल्स क्या हैं। यानी एक तो ओवरऑल गोल है ना, लेकिन मुख्तलिफ हथियारों के साथ क्या इंपैक्ट क्रिएट करना है और उनसे क्या गोल्स अचीव करने हैं, इसको इस्तेमाल करना ये ज़बरदस्त मिलिट्री माइंड्स का काम है। और यहाँ पर हम हिजबुल्लाह को देख रहे हैं कि उन्होंने डेस्परेशन के अंदर ऐसा नहीं किया कि अपने सारे जो बेहतरीन हथियार है वो एक ही दफ़ा चला दियों, बल्कि वो अपने मुख्तलिफ हथियारों को मुख्तलिफ फेजेस के अंदर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। पिछले 1 साल में उन्होंने जंग मुख्तलिफ अंदाज के अंदर लड़ी है और मुख्तलिफ जो उन्होंने वहाँ पर अचीवमेंट्स है वो हासिल किए, जैसे सर्विलेंस सिस्टम को तबाह किया, जैसे इनके एयर डिफेंस को कमज़ोर किया, जैसे इन इंटेलिजेंस गैदरिंग की, ठीक है, और सेटलर्स को डिस्प्लेस किया। ये 5-7 उनके बड़े गोल्स थे जो उन्होंने अचीव किए। तो पिछले 1 साल की लड़ाई बिल्कुल मुख्तलिफ थी। अब इन नए हथियारों के साथ इंट्रोड्यूस करवा के जो अब उनके डायनेमिक्स है और अब उनके गोल्स है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो इसलिए अब यहां पर जो बहुत बड़ा इंपैक्ट हिजबुल्लाह क्रिएट कर रही है वो जो मैसिव कैजुअलिटीज हो रही हैं जो इसराइल में अब से पहले नहीं हुई इस जंग के अंदर, कि हिजबुल्लाह के ड्रोन्स, मिसाइल, रॉकेट जहां पर गिर रहे हैं वहां पर हलाकतें हो रही हैं। सिर्फ आज के दिन मतलब 100 से ज्यादा उनकी कैजुअलिटीज हो चुकी हैं, आज के दिन 100 से ज्यादा कैजुअलिटीज हो चुकी हैं। तो साथ फिर आप देख रहे हैं कि मिलियंस ऑफ इजरायली शेल्टर्स के अंदर बैठे हुए हैं, कैद वहां पर मतलब वो महदूद होकर रह गए, उनकी जिंदगी पूरी तरह से पैरालाइज होकर रह गई है। तो ये वो ऐसा टर्निंग पॉइंट है जो मामले को किसी नतीजा खेज मोड़ के ऊपर लेकर जा सकता है। तो हिजबुल्लाह बड़े ज़बरदस्त अंदाज से इस फेज को लेकर बढ़ रही है। ज़रा कुछ हेडलाइंस मैं आपके सामने रखता हूं, जो स्पेशल रिपोर्ट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। हिजबुल्लाह, वी बॉम्ब्ड द रोशपिना सेटलमेंट साउथ ईस्ट ऑफ सफेद विद रॉकेट साल्वोस। अब ये सफेद आज के दिन में कोई 7वें मर्तबा निशाना बन रहा है। फायर्स ब्रोक आउट इन द फुट हिल्स ऑफ सफेद, एमियाद एंड रोशपिना एज अ रिजल्ट ऑफ द रिसेंट साल्वोस ऑफ रॉकेट्स लॉन्च फ्रॉम लेबनान। मुख्तलिफ उनके एरियाज के अंदर आग लग गई है। इवैक्यूएशन ऑफ वुंडेड फ्रॉम द
नॉर्थ वाया मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स टू बिलिंसन हॉस्पिटल। इसराइली मीडिया बता रहा है कि नॉर्थ से कैजुअलिटीज को ट्रांसफर किया जा रहा है, कि वहां पर जानी नुकसान हुआ है। अच्छा, अब न्यूयॉर्क टाइम की जरा रिपोर्ट्स देखिए। न्यूयॉर्क टाइम ये लिख रहा है कि डिस्पाइट द एक्सटेंसिव इजरायली बम्बार्डमेंट ऑफ सदर्न लेबनान, इजरायली फोर्सेस देयर फाउंड इन हिजबुल्लाह फॉर्मिडेबल एनिमी। इजराइल की खौफनाक तरीन बमबारी के बावजूद, और ये टोटल वॉर क्राइम है जो वहां पर हो रहा है, जिस तरह की बमबारी, सिविलियन एरियाज को टारगेट किया जा रहा है, पूरे के पूरे विलेजेस उनको जो है वो मलिया मेट किया जा रहा है बमबारी करके। तो इतनी खौफनाक बमबारी के बावजूद हिजबुल्लाह के खिलाफ जो है वो इसराइल को कोई प्रोग्रेस, कोई मिलिट्री अचीवमेंट हासिल नहीं हुई है। और दुनिया ने देखा है कि हिजबुल्लाह कोई रेत की दीवार नहीं है जिसको 4 धचके लगे और वो तबाह हो गई, बल्कि वो फॉर्मिडेबल एनिमी साबित हुआ है। यानी एक नाकाबिले तस्खीर ताकत के तौर पर हिजबुल्लाह सामने आई है, फॉर्मिडेबल एनिमी जिसको आप पिछाड़ नहीं सकते, एक ऐसे हरीफ के तौर पर इसराइल के सामने आकर खड़ा हो गया। यानी मुझे बताइए, अगर हम इसराइल के सराउंडिंग्स में देखिए तो कौन सा ऐसा मुल्क है, कौन सी ऐसी अस्करी पार है जो इसराइल के खिलाफ टिक सकती है? क्या इजिप्ट टिक सकता है? जॉर्डन, सीरिया, सऊदी अरेबिया, कतर, इराक, कोई नहीं टिक सकता इसराइल के सामने। तो यहां पर अगर कोई एक ताकत हमें नजर आ रही है जो इसराइल के सामने टिक सकती है, जो नाकाबिले तस्खीर होकर सामने आई है, वो हिजबुल्लाह है। तो ये कितनी बड़ी बात है कि एक ऐसी ताकत का वजूद आ गया है कि जो इसराइल खत्म नहीं कर सकता। तो फिर इसराइल के जो मकासद हैं, इसराइल का जो न्यू मिडिल ईस्ट का प्लान है, वो कामयाब कैसे होगा जब वो इस ताकत को हरा ही नहीं सकता? तो ये न्यूयॉर्क टाइम इस बात की अपनी रिपोर्ट में लिख रहा है कि वो नाकाबिले तस्खीर हरीफ के तौर पर मैदान में उतर चुकी है हिजबुल्लाह। द स्लोप्स एंड वैलीज इन द सदर्न लेबनान लिमिट द एबिलिटी ऑफ इजरायली व्हीकल्स टू मूव, मेकिंग देम वल्नरेबल टू एम्बुशेस एंड रोड साइड बॉम्ब्स। वहां की जो जियोग्राफी है, जो जंगलात और पहाड़, इसकी वजह से जो उनके टैंक्स और व्हीकल्स हैं वो मतलब स्मूथ नहीं है कि वो वहां पर आगे फॉरवर्ड जा सके, आगे प्रोग्रेस कर सकें। तो यहां पर एम्बुशेस का और रोड साइड बॉम्ब्स का खतरा बहुत ज्यादा है, और ये उनको सबसे ज्यादा वल्नरेबल बना रही है। तो गजा तो वैसे मैदानी एरिया था, तो गजा में फिर क्या हुआ? तो ना गजा में कह रहे हैं कि वो चूंकि मैदानी एरिया था और गुंजानाबाद एरिया था, इसलिए हम फेल हो गए, और यहां पर चूंकि पहाड़ी एरिया है तो इसलिए हम फेल हो गए। तो फिर क्या किया जाए कि आप फाते हो जाएं? वो तरीकाकार बता दिया जाए कि कैसे इजराइल फाते हो सकता है। द इजरायली आर्मी इज हेजिटेंट टू यूज हेलीकॉप्टर्स टू इवैक्यूएट wounded soldiers and the fear that Hezbollah will be able to capture the soldier is severe। बहुत बड़ी रिपोर्ट आज न्यूयॉर्क टाइम ने जारी की। वो कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर्स तक बहुत खौफ के साथ इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि अगर वहां मतलब अगर लेबनान की टेरिटरी के अंदर फौजी जख्मी हो गए हैं तो बहुत कोशिश की जाती है कि हेलीकॉप्टर वहां पर ना भेजा जाए, क्योंकि हेलीकॉप्टर वहां पर तबाह हो सकता है। और दूसरा कि जो इजरायली फौजी हैं वो हिजबुल्लाह के हाथ लग सकते हैं, इजरायली फौजी हिजबुल्लाह किडनैप कर सकती है। न्यूयॉर्क टाइम बता रहा है कि इसका शदीद तरीन खौफ पाया जा रहा है इन ऑलमोस्ट 3 हफ्तों की लड़ाई के बाद, क्योंकि इजराइल को कोई कामयाबी वहां पर नहीं मिली। ना फिजाई हमलों को वो तबाह कर सका, ना लेबनान में आगे वो प्रोसीड कर सका, आगे प्रोग्रेस कर सका और इलाकों के ऊपर कब्जा कर सका। तो इसलिए अब उनको खतरा है कि जब हिजबुल्लाह को हराया ही नहीं जा सका तो हिजबुल्लाह अब हमारे फौजी भी अगवा कर सकती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल, ड्रोन अटैक्स हैव रिटर्न्ड इन फोर्स आफ्टर अ रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड ऑफ काम। ड्रोन अटैक्स जो है ना वो एक पूरी ताकत के साथ इजराइल के ऊपर हमलावर हो गए। हर तरफ जो सबसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हमले हैं वो हमें ड्रोन्स ही के जरिए नजर आ रहे हैं। चाहे गुलानी ब्रिगेड के ऊपर 116 फौजियों का मारना और जख्मी करना हो, वो भी एक ड्रोन भेजा गया। उधर नेतन्याहू का घर अटैक किया, एक ड्रोन भेजा गया। इसके अलावा वो एक गैदरिंग के ऊपर अटैक हुआ, 31 इजरायली फौजी निशाना बने, एक ड्रोन भेजा गया। तो ड्रोन जो है ना वो एक इस जंग का पांसा पलट चुके हैं कि और पूरी ताकत के साथ सोफिस्टिकेटेड हमलों के साथ वो इजराइल को जना बहुत बड़ी शिकस्त और बहुत बड़ा डैमेज इस वक्त पहुंचा रहे हैं। इजरायली मीडिया, ड्रोन्स कॉजेज हेडेक फॉर द सिक्योरिटी एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। सरदर्द बन गए हैं हिजबुल्लाह के ड्रोन्स इजरायली मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए कि इसका हल क्या निकाला जाए। उनका जो आयरन डोम जो एरो सिस्टम है और डेविड स्लिंग, वो तो किसी और तर्ज के ऊपर उसका पैटर्न था, ठीक है, उसको भी एक तरह से लॉन्ग रेंज मिसाइलों ने जो ईरान किया है उसने उड़ा दिया। और जो हिजबुल्लाह के ड्रोन्स हैं उसको तो ये सिस्टम बिल्कुल रोक ही नहीं पा रहा, क्योंकि ये जदीद तरीन ड्रोन्स हैं जिससे कभी इजरायली एयर डिफेंस का सामना नहीं हुआ।
इन ड्रोन्स के साथ इजरायली डिफेंस का कभी सामना नहीं हुआ। तो ये जो अभी नेतन्याहू के घर के ऊपर अटैक हुआ है, इस बारे में बताया गया कि प्रॉपर हेलीकॉप्टर्स भेजे गए थे। जब वो ड्रोन देखा गया, वो हेलीकॉप्टर्स भी ड्रोन को नहीं गिरा सके। तो ये उनके लिए बहुत बड़ी, देखे ना कि जब नेतन्याहू ट्रैवल करता है तो उसके साथ जंगी त्यारे होते हैं या फिर हेलीकॉप्टर्स का एक कन्वॉय होता है जो उसकी फिजा में हिफाजत कर रहा होता है। तो अब वो कह रहे हैं कि बाकायदा उन्होंने वॉर प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स भेजे, वो भी इस ड्रोन को तबाह नहीं कर सके और वो जाकर टकरा गया। तो फिर ये तो उससे भी अगली उनके लिए तशवीश की बात है कि जंगी त्यारे भी जाकर उन ड्रोन्स को नहीं पकड़ पा रहे। तो ये पता नहीं कौन से ड्रोन्स हैं, कहां से आ गए हिजबुल्लाह के पास। इजराइल को इन ड्रोन्स की कभी तवक्को नहीं थी, तो उन्होंने आकर सारा पांसा जो है वो पलट दिया। हिजबुल्लाह's ड्रोन चैलेंज इज इंक्रीजिंग एंड द नंबर ऑफ इंजरीज एंड लॉसेस ड्यू टू इट इज राइजिंग। जो चैलेंज है ड्रोन का वो बढ़ता चला जा रहा है इजराइल के लिए, और इन ड्रोन्स की वजह से जो कैजुअलिटीज हैं उसकी तादाद के अंदर बहुत बड़ा इजाफा हो रहा है। तो मुझे बताइए कि अगर इतनी बड़ी कैजुअलिटीज रोजाना की बुनियाद पर होने लग जाए और इसराइली अपने शेल्टर्स के अंदर कैद होकर रह जाएं, तो इजराइल बिल्कुल इस जंग को प्रोसीड नहीं कर सकता। इजराइल उस सूरत में इस जंग को आगे लंबा लेकर चल सकता है जैसे पिछले साल में हमने देखा कि उनके सेटलर्स उस तरह से अंडर अटैक नहीं आए, तेल अवीव के, हाइफा के। और अब देखें जो फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं, वो लाखों इजरायली तो बैरून मुल्क में ट्रैप हुए हैं। तो इजराइल इस सूरत में एक लंबी जंग लड़ सकता है जब इजराइल के अंदर सेटलर्स को कोई नुकसान ना पहुंचे और वो अपनी नॉर्मल अपनी लाइफ गुजार रहे हैं और उनकी बिजनेस एक्टिविटीज, एजुकेशनल और सारे उनका निज़ाम वहां पर चल रहा हो, तो फिर वो एक लंबी जंग लड़ सकते हैं। अगर सूरत हाल यही रही 5, 10, 15 दिन, तो फिर इन्हीं 15 दिनों में बहुत बड़ा नतीजा आ सकता है। अब नाज़रीन, मैं आपके सामने जो इजरायली एक टॉप जनरल हैं उनके 2 बयान देखिए। यित्ज़हाक बरिक, ये मेजर जनरल है रिटायर्ड, इसका जरा बयान देखिए। ये वही है जिसने कहा था कि अगर मजीद 1 साल जंग चली तो इजराइल खत्म हो जाएगा। इजराइल हैज नॉट येट बीन एबल टू अचीव एनी ऑफ द वॉर गोल्स। 1 साल से तवील जंग में अभी तक कोई हमने वॉर गोल अचीव नहीं किया। इजराइल इज अनएबल टू मैनेज द वॉर लॉन्ग वॉर्स, कि इजराइल जो लंबी जंगें हैं उनको मैनेज करने में टोटली फेल हुआ है। छोटी जो जंगें अरबों के साथ हुई वो इजराइल ने जीती, लेकिन लंबी जंग जो है, जो कि असल में एक्स ऑफ रेजिस्टेंस की हिकमत अमली थी कि इजराइल को एक लंबी जंग के अंदर ड्रैग करके आहिस्ता आहिस्ता कमजोर करके इसको खत्म किया जा सकता है, इसको शिकस्त दी जा सकती है। तो उनका मेजर जनरल कह रहा है कि इजराइल इसमें टोटली नाकाम हो चुका है। अच्छा, अब नाज़रीन, नेतन्याहू का एक वीडियो सामने आया है जब उसके घर के ऊपर अटैक हुआ। तो उसके बाद जनाब बड़ा अनयूजुअल वीडियो है, क्योंकि इस तरह का वीडियो कभी नेतन्याहू ने जारी नहीं किया। लॉन के अंदर चल रहा है और ऐनक लगाई हुई है और वहां पर घूम फिर कर कह रहा है कि हमारी जो जंग है वो जारी रहेगी, हम खौफजदा नहीं होंगे। नेतन्याहू प्रॉमिस टू विन वॉर आफ्टर ड्रोन अटैक। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि नेतन्याहू ने इस पूरी जंग में इस तरह का कोई वीडियो जारी नहीं किया कि वो लॉन के अंदर फिर रहा है और जनाब कैजुअल उसने ड्रेस पहना हुआ है, चश्मा लगाया हुआ है वगैरह ना। उसका जो भी वीडियो आता है वो एक तो पैंट कोट के अंदर आता है और दूसरा अपने ऑफिस से आता है, ठीक है। इस तरह ओपनली फिरते हुए नहीं आता, लॉन से नहीं आता। तो उसने बेसिकली मैसेज क्या दिया है, क्योंकि उधर मगरबी मीडिया भी लिखना शुरू हो गया कि नेतन्याहू बंकर के अंदर चला गया इधर उधर, जो कि चला गया है, जारी बात है। लेकिन अब वो लॉन से वीडियो इसलिए दे रहा है जो कि आज तक उसने नहीं दिया, कि देखो मैं तो खुली फिजा में घूम रहा हूं, मैं तो बिल्कुल डरा नहीं हूं, मुझे तो कोई मसला नहीं है। वो ऑफिस से वीडियो नहीं दिया, लॉन से जाकर वीडियो दिया कि मैं तो नहीं डर रहा, मैं तो खुली फिजा में घूम रहा हूं, ठीक है। तो बात यह है कि तुम खुली फिजा में तो घूम रहे हो, लेकिन आज के दिन 100 से ज्यादा कैजुअलिटीज हो गई हैं और आज नए फेज का पहला दिन था और पहले दिन ही तुम्हारे घर के ऊपर अटैक हो गया। तो बाकी जो ऑफिशियल्स हैं उनको कहा है कि घरों से निकलो, तो वो बंकर में जा चुका है। सारी बात है, फिर आप उनके प्रोपेगेंडा को तो समझते हैं। क्या वो बंकर से वीडियो जारी करे कि हाँ हाँ हिजबुल्लाह के ड्रोन की वजह से मैं बंकर में शिफ्ट हो गया हूं और अब मैं यहीं पर रहूंगा, यहीं पर सोऊंगा, यहां से बाहर अब नहीं निकल सकता, तो क्या ये वो करे? तो सारी बात है, उसने ये तो करना था, लेकिन ये सबूत है कि वो वाकईतन मतलब उस ड्रोन ने इंपैक्ट क्रिएट किया है कि उसको वो खुली फिजा में आकर वो जो है वीडियो जारी करना पड़ा, वो नहीं तो वो ऑफिस से कर लेता और फिर कैजुअल ड्रेस के अंदर चश्मा लगा के एक पूरा। इसी दरमियान इजराइल की जानब से जो सेकंड थॉट सिस्टम है उसको कह दिया गया अमेरिका को कि एक और भेजें, यानी इजराइल की तसल्ली नहीं हो रही कि जो पहले आया है वो बचा सकता है। अब वो कह रहे हैं नया थॉट सिस्टम जो है वो भेजें। गजा से खबर ये सामने आ रही है कि कैजुअलिटीज वहां पर हुई हैं। स्वेयर इंजरीज सम क्रिटिकल आफ्टर इजरायली मिलिट्री व्हीकल्स टारगेटेड विद एंटी मिसाइल्स इन जबालिया। इजरायली मिलिट्री व्हीकल्स को निशाना बनाया गया है और वहां पर स्वेयर कैजुअलिटीज हुई हैं, ये वो बता रहे हैं। तो वो शुमाली गजा का इलाका जिसमें खुराक और पानी बंद है, मेडिसिन बंद है और बहुत बुरे हालात है इस वक्त शुमाली गजा के अंदर और रेस्क्यू टीमें नहीं पहुंच पा रही,
بہت میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس وقت وہاں پر کیا حالات ہے. تو وہاں پر اسرائیلی فوج جب بھی اس کا سامنا ہوتا ہے, کیونکہ یہ رات کو جا رہے ہیں اور وہاں پر ایکسپلوسو ڈیوائسز لگا کر ریزسٹنس کا سامنا بھی یہ نہیں کر پا رہے اور ان سے ہٹ کر صرف سیویلینز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, لیکن ریزسٹنس اب جگہ جگہ پر گھات لگا کر جو ہے وہ ان کو وہاں پر نقصان پہنچا رہی ہے. اچھا, اب ناظرین ایران کے حوالے سے اردوغان سے جو میٹنگ ہوئی ہے, اہم ترین ملاقات پہلے ایران کے فارن منسٹر کے ساتھ ہوئی, لیکن اب جو اردوغان ہیں ان کے ساتھ ہوئی ہے. اور ایران کے فارن منسٹر نے جو پورے ریجن کا دورہ کیا, جو ان 45 سالوں کا تاریخ ساز دورہ ہے, ہر ملک کے اندر وہ فارن منسٹر کے ساتھ ملے, پھر اس ملک کے جو مطلب سربراہ, صدر یا امیر جو بھی آپ کہہ لیں, ان کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی. ادھر جارڈن میں کنگز کے ساتھ ہوئی, مصر میں صدر کے ساتھ ہوئی, ادھر MBS کے ساتھ ہوئی, تو یہاں اردوغان کے ساتھ ملاقات ہوئی. اور اردوغان نے کیا سٹیٹمنٹ جاری کی ہے میٹنگ کے دوران؟ We are determined to consolidate cooperation with Iran and strengthen relations with it at all levels. ہم اعلان کرتے ہیں, ہم ڈٹرمنڈ ہیں کہ ہم ایران کے ساتھ جو کوپریشن ہے, جو تعاون ہے, اس کو مضبوط کریں گے اور at all levels مضبوط کریں گے, یعنی ملٹری سطح کے اوپر بھی ہم اپنا کوپریشن ایران کے ساتھ بڑھائیں گے. It is necessary to enhance coordination between Iran and Turkey and the rest of the countries of the region to take immediate actions that put an end to the Israeli war machine. وہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے نا, وہ جو اتحاد ہے, وہ آگے بڑھ رہا ہے کہ سب کو مل کر ایکشن لینا ہوگا. یہ جنگ کسی کے مفاد کے اندر نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود اگر یہ جنگ پھیلتی ہے تو پھر سب کا مفاد اس کے اندر ہے کہ سب اسرائیل کے خلاف کھڑے ہوں. یہ نہ کریں کہ وہ پراکسی وار الٹا ایران کے خلاف لڑنا شروع کر دیں, اس سے کسی کا کچھ اچیومنٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے جس میں ایران اپنا میسج کنوے کرنے میں پوری طرح سے کامیاب ہوا ہے, اور عربوں کے پاس بھی اب سپیس نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوں ایک آدھ ملک کو چھوڑ کر. تو بہرحال یہ اس وقت کی تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.